हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम लोग अगेन फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूपीएससी सीएसई 2023 मेंस GS1 एंड GS2। हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे, उस हर क्वेश्चन में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है या फिर उस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से कर सकते थे, ताकि जब हम लोग मेंस दें, जब आप लोग अपना मेंस लिख रहे हो तब आपको सरप्राइज ना मिले। आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप उस क्वेश्चन को जानते ही ना हो, आप उस एरिया को जानते ही ना हो, एक डिफरेंट ही एरिया से आ जाए। तो आज हम लोग यही बात करेंगे। इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हम लोग के सोर्सेज बिल्कुल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जिन सोर्सेज से 2023 मेंस में आया होगा क्वेश्चन, उन्हीं 24 में आएगा, उन्हीं सोर्सेज से। तो वो चीज़ें हमें देखनी है। तो हम लोग क्या जानेंगे, दो चीज़ें इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पता करेंगे, वी विल रीइंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर प्रिपरेशन। हम लोग देखेंगे क्या गलतियां हम लोग कर तो नहीं, कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हम लोग अपनी प्रिपरेशन में। दूसरा, हम लोग ये सीखेंगे, वी विल लर्न टू एडजस्ट विद न्यू डिमांड्स ऑफ यूपीएससी। क्या यूपीएससी हम लोग से कुछ नई चीज़ें पूछ रहा है, क्या वो हम लोग से कुछ नया डिमांड दे रहा है कि हमें वर्ल्ड को किस पर्सपेक्टिव से देखना है, अपनी सोसाइटी को किस पर्सपेक्टिव से देखना है, या चेंज करने की ज़रूरत है उस पर्सपेक्टिव को। तो इसका आंसर हाँ, यही है। यूपीएससी ने इस बार कुछ चीज़ें चेंज की हैं अपने अप्रोच में, तो हमें वो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब बिना किसी देरी के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, ये है हम लोग का GS1 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये देखो, एंशिएंट हिस्ट्री का है और थोड़ा ही मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बट देखो, ये क्वेश्चन ना डुएबल था। अगर आपने प्रिपेयर किया हो तो अच्छी बात है, नहीं भी किया हो प्रिपेयर तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच समझ के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके कर सकते थे। प्लस आप इसको कहाँ से करना था, तो देखो सब लोग यही बताते हैं कि आपको सिर्फ एंशिएंट इंडिया के लिए एक सोर्स फॉलो करना है, कोई भी। आप चाहे ओल्ड एनसीईआरटी करो, चाहे तमिलनाडु एनसीईआरटी करो, चाहे न्यू एनसीईआरटी करो। बट मैं कहता हूँ न्यू एनसीईआरटी मत करो। न्यू एनसीईआरटी वैल्यू एडिशन के लिए ज़रूर करना है, बट आपको ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु एनसीईआरटी में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। तो मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप तमिलनाडु एनसीईआरटी प्रेफर करो। और तमिलनाडु के देखो चैप्टर 1 सबसे पहला यही है, इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो अगर आपने ये चैप्टर, ये एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको वो क्वेश्चन पॉसिबल था कि आप इजीली कर पाते। या शायद ये सेम चीज़ ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, बट आई डोंट रिमेंबर, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, तो आई कांट से। नेक्स्ट, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन तमिलनाडु एनसीईआरटी से किया जा सकता था, सिर्फ एक सोर्स है जो हम लोग को पढ़ना होता है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो ये देखो, पॉइंट ये है कि थोड़ा क्वेश्चन अटपटा तो है, और एक टेक अवे लेसन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे पेपर से, हम वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन अटपटा ज़रूर है कि दो लोगों के व्यूज़ पूछ लिए दो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हो, आप टैगोर जी के बारे में भी पढ़ते हो, तो सबके लिए थोड़ा सा यूनिक ही था। तो जितना आपको आता है उतना ही शायद किसी और को आता होगा। तो बस थोड़ा पेशेंस रख के, कामनेस के साथ इस क्वेश्चन को जो भी लिखना था इसमें लिख लेते आप लोग और वो हो जाता। तो आई वुड से ये जो क्वेश्चन था ये आपके प्रॉपरली डिकोडेड सिलेबस से था, सिलेबस से नहीं, डिकोडेड से। इसलिए ये तो कह सकते हैं सिलेबस से ही था, चलो। लेकिन इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आएंगे वो डिकोडेड सिलेबस से आएंगे। डिकोडेड सिलेबस का मतलब क्या होता है तभी डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बात कर रहा है वर्ल्ड के बारे में। तो ये क्वेश्चन ना सिर्फ हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया का है, बल्कि ऑल्सो ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो हमें क्या करना, वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई आप डेफिनेटली कोई सोर्स से नहीं पढ़ते हो, पर्टिकुलरली कहीं पे लिखा हो। 90% लाइक 90% नहीं तो 60 से 70% क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे ही आते हैं मेंस में, कि आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेंगे। आपको अपनी उन नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी जीएस की नॉलेज का हेल्प करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा और तब लिखना पड़ेगा। सेम चीज़ इसमें भी है। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, इजी था, लाइक इजी तो नहीं कहेंगे बट जैसा था तो था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ अटपटा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, डिस्कस दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ गया ज्योग्राफी से। ठीक है, ऑन द फूड सिक्योरिटी, पॉइंट ये है कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर आया है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो थोड़ी कोई तैयार करता है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लिखा है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस करने वाला है। दूसरा चीज़ क्या है, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी। देख रहे हो, फिर से सिंथेसिस पूछ लिया, दो चीज़ का रिलेशन, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज का, महात्मा गांधी और टैगोर जी का। तो क्या
एक टेक अवे लेसन अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, वरना लास्ट में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। खैर, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, लोग कह सकते हैं कि अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है, सिंथेसाइज करके आया हुआ है, बट आई वुड से ये आपके प्योरली कोर डिकोडेड सिलेबस से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो ये होता है कि ये है आपका क्लाइमेट चेंज के PYQs पिछले 10-20 ईयर्स के जो भी हैं यूपीएससी के। ये देखो यूपीएससी ने क्या पूछा था, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस पे पूछा? वाटर रिसोर्सेज पे, 2011 में। कोई बहुत बड़ा कुछ बहुत पुराना क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक, दूसरा ब्रिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज। अरे ये तो हमने सेम क्वेश्चन लगा दिया सॉरी, कुछ दूसरा क्वेश्चन मुझे इसमें लगाना था, बट ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। ठीक, तो क्या करना है अब आपको? क्लाइमेट चेंज एज अ टॉपिक भी पढ़ लो, एक जनरल टॉपिक तैयार कर लो। ये हमने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स कैसे बनाते हैं, PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं, सिलेबस को डिकोड कैसे करते हैं, तब अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्या करना होता है, क्लाइमेट चेंज को एज अ टॉपिक तैयार कर लो। ठीक, फिर क्लाइमेट चेंज में वाटर रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो अब आपको क्या करना था, क्लाइमेट चेंज का और दूसरी चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ चुका है वो हमें देखना है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन विमेन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन अगेन जो क्वेश्चन इस बार आया है, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो, जो भी जितनी भी डायमेंशन निकाल पाओ वो डायमेंशन निकालनी थी। तो अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी या फार्मर्स लिखते या फूड लिखते तो आ जाता वो पॉइंट। ठीक है, क्या कैसे करना है, जो मैं देखो मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेन किया वो अपने नोट्स में भी मैंने करके रखा हुआ है, नोट्स ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको पहले क्या करना होता है, सारे PYQs निकालने होते हैं। ये देखो क्वेश्चन आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, वगैरह वगैरह। अब मुझे क्या करना था, मुझे इनसे ही रिलेटेड और डायमेंशंस निकालने थे ताकि मैं क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर पाऊँ। तो क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको प्रेडिक्ट करना था कि किसी और चीज़ पे आ सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी तो ज़्यादा वो प्रॉब्लम वाला था नहीं, डिकोडेड सिलेबस से था आपका। जैसे मैंने आपको मेंस PYQ एनालिसिस वाली पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर क्वेश्चन सोलर एनर्जी पे आ चुका है या विंड एनर्जी पे आ चुका है तो आपको और रिन्यूएबल जो सोर्सेस है उन पे प्रेडिक्ट करके नोट्स बनाने पड़ेंगे, न्यूक्लियर पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन पे बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको प्रेडिक्ट करनी होती हैं, तो वो अपने एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या सीखा इससे हमने कि हमें कोर डिकोड जो बेसिकली सिलेबस है उसको डिकोड करना है प्रॉपरली। दूसरा हम लोग को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके आसपास की चीज़ें हैं सराउंडिंग की, उस टॉपिक की, वो हमें उनके ऊपर नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन कहाँ से था, प्योरली आपके डिकोडेड सिलेबस से, प्लस इट इज़ अ PYQ रिपीटिशन। ठीक है, प्योरली PYQ रिपीटिशन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही पूछेगा यूपीएससी। वाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये भी देख लो PYQ है, हालांकि PYQ इंडिया के सेंस में है, बट ऑब्वियसली बात है हम लोग वर्ल्ड के बारे में तो लिख ही सकते हैं। पहला तो देखो क्लाइमेट चेंज का वाटर रिसोर्स पे इम्पैक्ट। दूसरा, इंडिया इज वेल एंडोर्ड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इज इट स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। जो पॉइंट लगभग इंडिया के हैं वही पॉइंट लगभग वर्ल्ड के भी होंगे, बिकॉज सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस ऑलमोस्ट हर जगह पे, हर कंट्री में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस दी ह्यूमन मिजरीज। अब इसमें तो हम लोग वर्ल्ड की बात करेंगे ह्यूमन मिजरीज में, तो ये भी देख लो PYQ है। तो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, तो ये PYQ से रिपीटिशन हो गया। तो अभी फिलहाल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग के, PYQ के रिपीटिशन या फिर हम लोग के डिकोडेड सिलेबस से। ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमें जितना हो सके मेंस के एग्जाम में, इवेंचुअली अपने मेंस एग्जाम में अपने क्वेश्चन जिन टॉपिक्स पे हमने तैयार किए हुए हैं डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस आने चाहिए, वो करना है। तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया हुआ था उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब आप काउंट करते रहना कितने हो गए, लास्ट में काउंट कर लेना अदरवाइज वीडियो के, या फिर आपको ये जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में शायद है, डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के बायो सेक्शन में है, तो जाओ ज्वाइन कर लो। आई विल अपलोड दीज PDFs इनटू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखो भाई, जो रेड से अंडरलाइन सर्कल्ड है इसका मतलब वो बहुत टफ था।
वो जनरली आता नहीं है, तो सब लोग बेसिकली डर चुके होंगे इस क्वेश्चन में। तो जैसे हाउ आर जॉर्ज फॉर्म, अब बेसिकली यार मैं 4-5 साल से प्रिपरेशन में हूँ, मैंने आज तक जॉर्ज का नाम नहीं सुना था, ना एनसीईआरटी में मेंशन है, ना मेरे वैल्यूडेशन के नोट्स में मेंशन था, ना किसी टॉपर के नोट्स में मेंशन था। मैंने 3 टॉपर्स के नोट यूज़ करे, किसी के भी पास भी ऐसे नोट्स नहीं थे ना। मुझे आई थिंक जीसी लॉन्ग में भी शायद ये नहीं मिला। जीसी लॉन्ग हालांकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी, बट जितना पढ़ा उसमें मुझे नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन तो टफ था, जैसे भी हो सकता है, बेसिकली आपको डील करना था। ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा बुरा नहीं, बट जैसा जाता तो जाता। अब हम लोग खैर जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब अजीब क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है। इसमें भी देखो 2 चीज़ों का सिंथेसिस है बेसिकली, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। बट ठीक है, सबके लिए वो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, तो सब लोग वैसे ही स्कोर करेंगे जैसा आप करोगे। बस जो अच्छा कामनेस मेंटेन कर लेगा वो अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लेगा, या 1 नंबर एक्स्ट्रा ले आएगा, बस वही पॉइंट है। 1-8 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की बात है बस। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? ये क्वेश्चन देखो प्रेडिक्टेबल था, डाइवोर्स रेट वगैरह को लेके काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी। दूसरा ये हम लोग के सिलेबस के पार्ट में भी है। अब पूरा एग्जैक्टली तो एज इट इज़ ऑब्वियसली बातें नहीं होगा, बट हम लोग पढ़ते हैं ना मैरिज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है मैरिज के ऊपर, लाइक ठीक है। तो डाइवोर्स रेट हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम लोग उसका सैक्रेडनेस डिस्कस कर रहे हैं आजकल, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो ये भी बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 2 एंड 8, 4, 5, 2, 8, 4 क्वेश्चन हो गए जो प्रेडिक्टेबल थे, मतलब डायरेक्टली आपके सोर्सेज से ही आए हैं ऑलमोस्ट। तो इससे आपको आसानी रहती है एग्जाम लिखने में, आप कंफर्टेबल फील करते हो, पैनिक नहीं करते हो। नेक्स्ट इज why explain why suicides among young women is increasing in Indian society। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट्स नहीं थे हालांकि, बट ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, डूएबल था। इसके आप सेपरेटली यंग वुमेन के ऊपर प्रिपेयर नहीं करते, आप यूथ के ऊपर प्रिपेयर किए होते हैं, बिकॉज वो आपका सिलेबस का पार्ट हालांकि नहीं है, बट डिसेंट्रलाइज डिकोडेड सिलेबस का पार्ट होगा, क्योंकि ये चीज़ें करंट न्यूज़ में हमेशा रही हैं, इस साल तो बहुत सी रही हैं। ठीक है, फार्मर सुसाइड तो हमेशा रहती हैं, यूथ सुसाइड भी हो गई। अब हालांकि यंग वुमेन के ऊपर नहीं लिखा था, बट काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोग इसको लिख सकते थे। अगेन यूथ वाले पॉइंट इसमें आते, सारे के सारे कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते जो वुमेन स्पेसिफिक होते। तो ये क्वेश्चन ईजिली था, प्रेडिक्टेबल लाइन पे था ये भी, बट मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम अगेन ये भी कहाँ से है? अपना कोर सिलेबस से ही है, डिकोडेड सिलेबस से ही है प्रॉपरली। इसका टॉपिक क्या है? चाइल्ड गर्डलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्वेश्चन ये है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा, चाइल्ड गर्डलिंग जो रिप्लेस हो गया मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन्स जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे पेरेंट्स, उसका इम्पैक्ट क्या है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन पे। तो क्यों मैंने इसको कहा डिकोडेड सिलेबस का पार्ट है? ये तो सिलेबस का ही पार्ट है, बिकॉज सीधा सीधा यूपीएससी ने खुद ही लिख के रखा हुआ है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस, तो डायरेक्टली ये वहाँ से आ जाता है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन में आज हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर तो नोट्स बना रहे हैं। आज हम लोग ये थोड़ी नोट्स बना रहे हैं कि जॉइंट फैमिली, लाइक इस ऑब्वियसली बात है, फ़ोन मोबाइल फ़ोन जो जॉइंट फैमिली का ब्रेक डाउन होना है। जॉइंट फैमिली जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, सिंगल पेरेंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उससे सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोनों पेरेंट्स लोग वर्क कर रहे हैं, घर पे कोई है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ वो है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था लगभग कह सकते हैं। 11th पे आते हैं, ये भी ईजी कह लो, बिकॉज ये भी हम लोग के कहाँ से था, डिकोडेड सिलेबस से था। तो 7 क्वेश्चन तो अभी देख लो, इतने 11 में से 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहीं से आ गए आपके सिलेबस से या फिर PYQ से। लास्ट में वेट करना, इन सारी चीज़ों का लेसन जो या जो एसेंस है वो डिस्कस करूंगा मैं। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, ये देख लो, ये तो सिलेबस का ही पार्ट है। देखो मिडिवल हो या वर्ल्ड हो तो प्रॉब्लम होता है, बट एंशिएंट की चीज़ें आपको देखो प्रिपेयर होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ऐसा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए बेटर रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ ऑप्शनल को एज मिलता ही है, तो इस बार हिस्ट्री को मिल गया। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि वैदिक सोसाइटी की वैदिक जो एज था उसका सोसाइटी और रिलीजन के बारे में डिस्कस करना था हमें, और थोड़ा सा सोसाइटी से लिंक्ड है ये क्वेश्चन। तो वही है, ये क्वेश्चन भी अगर आप एंशिएंट पढ़े होते, तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़े होते, बहुत ब्यूटीफुली आप लिख सकते थे, बिकॉज तमिलनाडु एनसीईआरटी में इसको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से। तो आई वुड से एंशिएंट का अपना सोच तमिलनाडु एनसीईआरटी बना लो, तमिलनाडु ओल्ड एनसीईआरटी बना लो, बिकॉज अब नई एनसीईआरटीज भी लॉन्च हो चुकी हैं तमिल की। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग।
ये भी हम लोग के डिकोडेड सिलेबस से ही है। वॉट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो सल्तनत पीरियड मिडिवल का है, शायद कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ जो मिडिवल को पूरा इग्नोर तो नहीं किया जाता है ना, हम सबको पता है। हम लोग मिडिवल पूरा इग्नोर नहीं करते, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेते, जैसे मुस्लिम इन्वेजन्स, ठीक है, जो हुए हैं अपना 11th और 12th सेंचुरी के अंदर। दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली सल्तनत क्यों जीता, इंडिया के लोग क्यों हारे, राजपूत क्यों हार गए, ठीक है, मुगल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का आना। तो ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ते हैं ना, देखो उसी चीज़ पे ऊपर आ गया है क्वेश्चन, तो कुछ बहुत कह सकते हैं हम लोग टफ नहीं है, डिकोडेड है, प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द colonial ऑपरेशंस। सिंपल सी बात है, देखो ये भी आधा क्वेश्चन कह सकते हैं आपके डिकोडेड सिलेबस से आ गया, बिकॉज क्वेश्चन ये देखो आधा पार्ट, ट्राइबल रिस्पॉन्स टू colonial ऑपरेशन। ट्राइबल का रिस्पॉन्स क्या था, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है, आप सबको पता होगा क्या था, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ हुई थी, तो वो तो लिखना ही है हमें। पहला पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, लेकिन हाउ डिड द colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, तो ये भी हम लोग सोच समझ के लिखते तो डिस्कस कर सकते थे, तो ये भी कह सकते हैं एक तरीके से प्रेडिक्टेबल था, डिकोडेड सिलेबस का पार्ट था हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कमेंट ऑन रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आधा तो प्रेडिक्टेबल है, इसमें क्या लिखा है, नेचुरल हजार्ड प्रिपेयरनेस इन दीज एरियाज। कोस्ट लाइन पे हम लोग की नेचुरल हजार्ड प्रिपेयरनेस कैसी है, तो जो भी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बनाते हैं उसमें तो हम लोग कोस्ट लाइन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते ही करते हैं। अब जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसा है, टफ है, सोच समझ के लिखना पड़ेगा, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो ये है, मतलब ये भी प्रेडिक्टेबल था आधा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो सिग्निफिकेंस है ये तो क्या है, हम लोग वैसे भी पढ़ते ही हैं क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाते हैं, ठीक है, मेंस के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आधा तो प्रेडिक्टेबल था, बट आधा क्वेश्चन सोच समझ के लिखने वाला था। यही तो मेन चैलेंज है मेंस का, मेंस में सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपके नोट से नहीं आएंगी या PYQ से नहीं आएंगी, काफ़ी सारी आ जाएंगी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, PYQ एनालिसिस किया होगा, बट सारी नहीं आएंगी, तब भी आधी ही आएंगी। तो बाकी आधी चीज़ें कहाँ से आएंगी, आपके नोट से नहीं आएंगी, फिर वो आपकी समझ से बनेंगी। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बिल्ड करना है ताकि आप उन पॉइंट्स को लिख पाओ। हम लोग क्लास में इसके बारे में अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्कस करेंगे इस चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी हम लोग के डिकोडेड सिलेबस का पार्ट था, बिकॉज क्यों है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं इंडिया क्या है, बढ़िया GDP वाइज पर कैपिटा इनकम जो है चलो बढ़ रही है। खैर GDP की बात करते हैं, GDP हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, हो चुके हैं आई गेस, ठीक है। तो बट हम लोग जो पर कैपिटा हम लोग की जो इनकम है, हम लोग का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम लोग की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो चीज़ें तो कुछ नहीं है ना, वो बहुत पीछे हैं, हम लोग 100s में आते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है, तो ये देख लो डिकोडेड सिलेबस का पार्ट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं, फ्रॉम कोड, ये भी हम लोग का कहाँ से आ गया, डिकोडेड सिलेबस से। देख लो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s इंडिया हैज इमर्ज्ड अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए हो। इस साल मतलब पिछले साल या इस साल भी 15 अगस्त हुआ, हम लोग ने अपना 75 और 76 इंडिपेंडेंस ईयर मनाया, 75 साल हम लोग ने मनाया, अमृतकाल था। तभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मनाते टाइम कि इंडिया कहाँ से कहाँ आया है, तभी हम लोग डिस्कस करते थे कि कभी मतलब हम लोग ने ऐसे नोट्स बनाए होंगे, आई होप आपने बनाए होंगे कि इंडिया कभी अमेरिका के पीछे हाथ फैलाता था कि हम लोग को ग्रेन्स चाहिए, बट आज देखो इंडिया पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया ने भी रिसेंटली वीट और राइस दोनों पे बैन किया, तो अमेरिका ने हम लोग से रिक्वेस्ट करा, वो UN ने रिक्वेस्ट करा, बहुत सारी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करा। तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, पहली चीज़। दूसरा क्या था कि हम लोग की जो आज फूड सरप्लस की जर्नी है तो वो कैसे इतनी अच्छी हो गई, इस पे तो नोट्स हम लोग के खुद बने होने चाहिए था ना, डेफिनेटली। तो ये तो डिकोडेड सिलेबस या डायरेक्टली सिलेबस का ही पार्ट है। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी हम लोग को, ठीक है, जो रीज़न पूछे गए हैं इसमें, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भी। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नोट्स बनाते हैं, ना सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम लोग उसके आसपास की जो भी और डायमेंशन हैं वो भी लिखते हैं ना। लाइक फॉर एग्जांपल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, ठीक है,
और क्या कह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इनको लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट ये है, ये देखो यहाँ पे आ गया नेट इम्पोर्टर्स ऑफ फूड से आज हम लोग हो गए हैं वर्ल्ड के नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड। देखो क्या, अब यही बोलते हैं प्रेडिक्ट करना। अब इसी से आप प्रेडिक्ट करो कि देखो इंडिया किस चीज़ को इंपोर्ट आज भी करता है या पहले भी करता था और आज एक्सपोर्ट करने लगा या एक्सपोर्ट करने वाला है जल्दी। एक एरिया है डिफेंस एक्ट, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, हम लोग मिसाइल्स और भी इंजन्स, हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग लाइक पिस्टल्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, हर चीज़ हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स को। आज हम लोग इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस हो गया या फिर अग्नि मिसाइल्स हो गई हम लोग की, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, पिनाका मिसाइल्स हो गई, या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग की, आज हम लोग इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग के एक्सपोर्ट्स कंटिन्यूसली, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है हमें, अब हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे नोट्स बनाने हैं अपने, कि कैसे इंडिया एक इम्पोर्टर नेशन से एक्सपोर्टर नेशन बन गया। अब आपका एक होमवर्क है, आपका काम ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिया के टॉप 10 इम्पोर्टिंग चीज़ें देखो, ठीक है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है। सबसे पहले तो पेट्रोल आएगा, क्रूड ऑयल। दूसरा देखना क्या आता है, तीसरा देखना क्या आता है, और फिर देखना क्या इंडिया इनमें से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है या फिर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं, आप उसी से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपको उस पर नोट्स बना लेना है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। फ्रॉम कोर लाइक ये भी हम लोग के डिकोडेड सिलेबस से ही पार्ट है। ये तो डायरेक्टली अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अर्बनाइजेशन लीड करता है सेग्रीगेशन या मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर्स को। सीधी सी बात है, ये देख लो PYQ है हम लोग का। आई एम सॉरी, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन तो शो ही नहीं करे। ट्राइबल मूवमेंट वाला ये जो क्वेश्चन था, ये देख लो ट्राइबल मूवमेंट पे कितने सारे क्वेश्चन है, आपका आधा पार्ट तो यहाँ से ही हो जाएगा। अर्बनाइजेशन की हम लोग खैर बात कर रहे थे, अर्बनाइजेशन पे आते हैं। अर्बनाइजेशन में देखो नेचर एंड कॉजेज ऑफ ग्रोइंग स्लम प्रॉब्लम्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। स्लम प्रॉब्लम्स पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रॉब्लम्स ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन। ये भी वही सेम चीज़ को डिस्कस करेगा। चलो अब डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन कैसे रिलेटेड है। ये देखो, 1 सेकेंड, सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटर अर्बनाइजेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ये काउंटर अर्बनाइजेशन भी उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ सिटीज, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ग्रोथ ऑफ सिटीज एज IT हब्स ओपन न्यू वेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। तो ये जो न्यू प्रॉब्लम्स है ना, ये हम लोग उसी में तो डिस्कस करते हैं। तो ऑलमोस्ट डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हम लोग अर्बनाइजेशन के नोट्स बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि यार इससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा ना पुअर को, क्योंकि पुअर जब अर्बन एरिया में जाएगा उसके पास स्किल्स तो है नहीं, वो क्या करेगा, इनफॉर्मल काम करेगा ना। अब जब इनफॉर्मल काम करेगा तो सैलरी उसको उतनी तो मिलेगी नहीं कि वो मेन सिटी में रह ले। जब सैलरी उतनी कम मिलेगी, जब कम मिल रही होगी तो वो बाहर रह रहा होगा। तो सेग्रीगेशन तो हो ही गया ना, आउटस्कर्ट्स में रहने लगा। मार्जिनलाइजेशन तो होने ही लगा ना कि वो इनफॉर्मल सेक्टर ज्वाइन किया। तो ये ऐसे ही तो नोट्स बनते हैं हम लोग के। तो ये भी क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल एरिया पे था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। फ्रॉम कोर डिकोडेड, ये भी हम लोग का लाइक PYQ का रेपिटेशन है और डिकोडेड सिलेबस की पार्ट है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। बस आधा क्वेश्चन तो लाइक रिपीटेड है, बाकी आधा हम लोग को सोच के बनाना है। कम्युनलिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लगभग कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन है टॉपिक, बट ठीक है, ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये तो हो गया GS1। काफ़ी सारी चीज़ें इसके लेसन्स हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बहुत जल्दी खींचते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। लेकिन उससे पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहला, अगर आपको वीडियो हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और पार्ट बनो मेरी फैमिली का। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका अटेम्प्ट कब है, ताकि मुझे पता चले मेरी ऑडियंस कब अटेम्प्ट देने वाली है। बस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए। GS1 हो गया था, और कोई क्वेश्चन रह गया है यस GS1 के ऊपर। कास्ट आइडेंटिटी, सॉरी, कास्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तो डिस्कस ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 19 है कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। ये भी देख लो PYQ पे है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये थोड़ा सा आधा ही रिपीटिशन है, और कह सकते हैं हम लोग आधा रिपीटिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं खैर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कास्ट इज इन इंडिया इज बोथ स्टैटिक एंड फ्लूइड। ये देखो रिपीटिशन है डायरेक्टली, बिकॉज
ये है हम लोग का कास्ट के ऊपर नोट्स। अभी कास्ट में क्या हुआ था, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड फॉर्म्स हैंस कैन नॉट बी एरेडिकेटेड, 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को वही तो बात करनी है कि स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है, फ्लूइड भी है, चेंज भी हो रहा है, प्लस स्टैटिक भी है, रुका भी हुआ है। चेंज क्यों हो रहा वो बात कर रहे हो, और क्यों नहीं हो रहा वो बात कर लो, रुका हुआ क्यों है वो बात कर लो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड था।